हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। और अपने इस चैनल पे जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करा रखे हैं जो कि हमारे डीके गोयल सर की बुक से है। कुछ केस स्टडीज़ भी मैंने करा रखी है जो कि हमारी बीएसटी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि जो एक न्यूज़ आई है कि 30% कोर्स रिड्यूस हो गया है, उस पर भी क्यों ना आप लोग को पता चलना चाहिए कि जो हमारा 2021 का सिलेबस है वो आखिर है क्या, आने क्या वाला है। गाइस, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन हम लोग सिलेबस ही नहीं देखते कि हमारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से वो चीज़ें रह जाती है जो हमें मेन पढ़नी चाहिए, जिसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, वो पढ़ना हमारा रह जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग भटक जाते हैं। अगर हम लोग मतलब सिलेबस के हिसाब से चले, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चले हम लोग, तो हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। गाइज, इतना पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती। आप लोग को हार्ड वर्क नहीं करना होता, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना होता है। आप लोग को पहले ये देखना होता है कि हमारे आ क्या रहा है और वही टॉपिक कवर करने होते हैं। और जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आपको देखना होता है, वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। गाइज, तो देखते हैं हमारा अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है। गाइज, हमारे यहाँ पे अकाउंटेंसी का जो कोड नंबर होता है, अकाउंटेंसी का 055 होता है। अब अकाउंटेंसी आती है दो पार्ट्स में, मेनली तीन पार्ट होता है। प्रोजेक्ट वर्क मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है, वो आ जाते हैं मार्क्स, ठीक है। अब आता है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2। मेनली यहाँ पे पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 60 मार्क्स का होता है, ठीक है, और पार्ट 2 होता है 20 मार्क्स का। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग बोलते हो कि हम लोग पार्ट 1 पहले करें और पार्ट 2 बाद में करें। गाइस, यहाँ पे जो 20 मार्क्स का पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है। वो 3 यूनिट्स आपको 20 मार्क्स दे रही है। गाइस, 3 यूनिट्स, सिर्फ 3 या 4 चैप्टर होंगे उसमें, ठीक है, वो आप लोगों को कितने मार्क्स दे रही है? 20 मार्क्स दे रही है। पहले आपको वो करना चाहिए कवर, क्योंकि जैसे अगर आप वो कवर कर दोगे तो 20 मार्क्स अपने हो गए, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हो गए, 40 मार्क्स पासिंग तो हो गए हम लोग। फिर हमारे दिमाग से टेंशन हट जाती है कि हाँ, हम पास तो हो गए, ठीक है। अब आते हैं आगे स्कोर कैसे करें। तो यहाँ पे जब पार्ट 1 में हमारी जो एनपीओ और पार्टनरशिप है वो अकेली ही 40 मार्क्स की है। एनपीओ पार्टनरशिप जो होती है वो अकेले 40 मार्क्स के होते हैं, तो उसको अच्छे से कवर करो, क्योंकि पार्टनरशिप इतनी हार्ड नहीं है। अगर आप लोग ढंग से करोगे तो पार्टनरशिप करके भी बच्चा पास हो जाता है। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि एक बच्चा है जो 1 महीने पहले भी पढ़ रहा है, सिर्फ पार्टनरशिप कर लिया और प्रोजेक्ट कर लिया तभी पास हो गया। वो कहने का मतलब स्ट्रेटेजी बनाओ। कई बच्चे सारे साल पढ़ते रहते हैं और कंपनी लिख करते जाते हैं, कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं, लेकिन कंपनी है तो सिर्फ 20 मार्क्स की ना। यहाँ पे आपको मेनली ध्यान किस पे देखना है? उन चीज़ों पे जिनका मार्क्स स्कोरिंग ज़्यादा है, लाइक पार्ट 2, फिर का पार्टनरशिप, देन एनपीओ। एनपीओ तो सिंगल चैप्टर है 10 मार्क्स का। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो कंपनी करो, क्योंकि कंपनी हमारी 20 मार्क्स की है, जिसमें हमारा शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों आएंगे। अब आ जाओ पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 में हमारा आता है एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है, 60 मार्क्स में। और पार्ट 2 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 20 मार्क्स के। तो अब देख लेते हैं उसको भी, आगे समरी बना दिया मैंने। पार्ट 1 बता दिया, वही एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी। अब एनपीओ में आता क्या है? एनपीओ एक छोटा सा चैप्टर है, उसका एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, मतलब फर्स्ट हो गया नॉन एनपीओ का कॉन्सेप्ट। देन उसका एक अकाउंट आता है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे हमारे यहाँ पे दूसरे बिजनेस में कैश बुक होती है, यहाँ पे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। और एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, मतलब 3 टॉपिक, रिसिट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये 3 टॉपिक हम लोग अगर कर लिए अच्छे से, ठीक है, तो हमारे 10 मार्क्स कवर्ड होते हैं। अप्रोक्स 3.33 मार्क्स का एक टॉपिक हो गया। गाइस, कितनी देर लगेगी? सिर्फ 2 या 3 दिन लगेंगे अगर आपको एनपीओ अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग। एक दिन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, दूसरे और तीसरे दिन आपने क्वेश्चन कर लिया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अनसॉल्व भी करना चाहते हो तो एक दिन और अनसॉल्व को दे दो, मतलब 4 दिन में आप लोग 10 मार्क्स कवर कर रहे हो। पूरे साल में सिर्फ 4 दिन देने और पूरे 10 मार्क्स कवर्ड, क्या बुरा है इसमें? आगे चलते हैं। अब आ जाओ पार्टनरशिप पे।
पार्टनरशिप में हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो पार्टनरशिप जो है हमारी 30 मार्क्स की है, और आप लोगों को पता है जो आपका फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप है। तो इसमें सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर पार्टनरशिप हमारी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और इन लोगों ने साफ साफ बोला है। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देन हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और गारंटी वाला टॉपिक जो है हमारा वो फर्स्ट चैप्टर में कवर होता है। 4-5 टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, वो अच्छे से कवर कर लो। अब पास्ट एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने किए थे, एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह होती है, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल वगैरह, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लोग कवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आ जाते हैं चेंज इन अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब या तो पुराने पार्टनर्स है उन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया, या कोई नया पार्टनर आया होगा, या कोई पार्टनर रिटायर हुआ होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई पार्टनर की डेथ हुई होगी। मतलब ये 4 टॉपिक ऐसे जो आपस में मिक्स होते रहते हैं, किसी में सैक्रिफाइस रेशियो, किसी में गेनिंग रेशियो निकलते हैं, बाकी सारी एंट्री सबकी सेम है। वही अपन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वही कैपिटल अकाउंट बनाना है, वही बैलेंस शीट बनानी है। अब ये 4 टॉपिक है और 3 अंदर इसमें सिर्फ कॉमन है, वो अच्छे से कर लिया आप लोग का कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस बता देती हूँ एक बार, 4 होते हैं। अगर पुराने पार्टनर्स चेंज कर ले रेशियो, है ना, नया पार्टनर आ जाए, पुराना पार्टनर चला जाए, या फिर पार्टनर की डेथ हो जाए, ये होता है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। और डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म ही बंद हो गई। डिसोल्यूशन का मतलब फर्म ही बंद हो गई। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, पहला टॉपिक। एग्जिस्टिंग मतलब आपस में, उसमें देखो क्या निकलेगा, या तो कोई सैक्रिफाइस करेगा या कोई गेन करेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया अगर आप लोग को दिख रहा हो अच्छे से, और बैलेंस शीट आ जाएगी, वही सारा कवर्ड हो गया। अब आ जाता है एडमिशन। एडमिशन में क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो आता है तो उसके लिए पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। तो वही टॉपिक आ गया, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक है। इसमें गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, ठीक है, लिखा हुआ भी है सेकंड पॉइंट में। अगर आप देखो सेकंड लाइन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, फिर रीवैल्यूएशन आ गया, फिर आप लोग का रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट आ गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आ गया, वो सब कुछ आ गया। अब डेथ में क्या आ सकता है, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ में क्या आ गया, देखो इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज होगा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी हो गई, वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए, है ना। और लास्ट में डेथ का देख लेना, चेंज कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो या तो वो 31 मार्च को होता है या 1 अप्रैल को होता है, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो तो अचानक हो जाएगी ना, तो उस पर हमारा रोक नहीं है। तो वो जब तक जाता है वहाँ तक का उसका सब कुछ कैलकुलेट होता है, वो एक टॉपिक है, ठीक है, और वो देखना भी चाहिए, अच्छा भी है टॉपिक, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं भी आता तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है उससे। तो गाइस यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट और डेथ खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये 4 टॉपिक बिल्कुल सेम है गाइस, और पढ़ने की बिल्कुल मतलब इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। 10 डेज अगर आपने इस 4 टॉपिक को दे दिए ना तो आपके अप्रॉक्स 24 मार्क्स कवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन आता है, बाकी 24 मार्क्स तो इस 4 टॉपिक में से आते हैं। तो गाइस क्यों नहीं करना, हमें 10 मार्क्स 10 दिन में अगर हम लोग कवर कर सकते हैं ये 4 टॉपिक तो हमें करने चाहिए। अब आ जाओ डिसोल्यूशन, जिसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो डिसोल्यूशन क्या होता है, इसमें रीवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वगैरह बनती है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। इसको अप्रॉक्स हम लोग 5 दिन दे सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब ये एक सिंगल चैप्टर है जिसमें हमें थोड़ा सा 5 to 6 डेज देना ही पड़ता है। और इसमें देखो टॉपिक क्या होगा, मीनिंग एंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और टाइप्स ऑफ अच्छा एक डिफरेंस जरूर आता है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन में क्या चेंज होता है, वही फर्स्ट टॉपिक है। टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेटलमेंट कैसे होगा अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, अदर रिलेटेड अकाउंट लाइक कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया, एक्सक्लूडिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये सब कुछ इसमें कवर्ड हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे 20 मार्क्स में, जो कि कंपनी है। 60 मार्क्स कवर्ड हो चुके हैं गाइस, और 20 मार्क्स हमारे किसके
प्रोजेक्ट वर्क के। सोचो आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 80 मार्क्स कवर करने के बाद लास्ट टॉपिक आता है ये। सबसे पहले आपको पार्ट बी कवर करना है, वापस बता देती हूँ। फिर पार्टनरशिप करनी है 30 मार्क्स की, देन एनपीओ 10 मार्क्स का, हो गए 60 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के। अब आ जाते हैं 20 मार्क्स लास्ट के जो हमें लिखने कंपनीज में। 20 मार्क्स की कंपनी है हमारी। अब कंपनी में भी 2 चैप्टर आते हैं, शेयर्स और डिबेंचर। आप लोग को पहले शेयर्स कवर करना है, लास्ट में डिबेंचर लेना। तो शेयर्स में क्या आता है, शेयर एंड शेयर कैपिटल होती क्या है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आएगा आप लोगों ने कैसे शेयर अलॉट किए, इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब उस इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कॉल्स इन अरियर हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, फोर फीचर का टॉपिक आ सकता है, री इशू का टॉपिक आ सकता है। तो गाइस ये सब कुछ अच्छा कैश, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश भी आता है। तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं जो कि हमें लास्ट में कवर करने चाहिए, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, जो कि हमें लास्ट में अगर हम करेंगे तो हमें याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी मैं कहूँगी हार्ड रहता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरी कंपनी हमेशा फेवरेट रही है। मैंने कंपनी में कभी भी 1 मार्क्स भी लूज नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइज। लेकिन एक अपना अपना ट्रिक होता है। मैंने अपने करियर की लाइफ में ये देखा है कि जब भी मैं बच्चों को कंपनी कराती हूँ तो थोड़ा दिक्कत रहती है, तो वो थोड़ा सा लास्ट में करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट की थ्योरी आ जाती है, सॉप आ जाता है, फोर फीचर मैं आपको बता चुकी हूँ, री इशू बता चुकी हूँ, और बैलेंस शीट लास्ट में। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर आ गया। डिबेंचर में क्या आता है, इशू ऑफ डिबेंचर आ गया, वही पार प्रीमियम सब कुछ आएगा। अच्छा सेकंड टॉपिक देखो इसका, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश भी हो सकता है। फिर रिडम्पशन होगा डिबेंचर, कोलेटरल सिक्योरिटी होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब जिस पार्ट बी के बारे में मैं बार बार कह रही हूँ कि उसको पहले करना चाहिए, उसको पहले करना चाहिए, उसमें है क्या वो देख लेते हैं। अब पार्ट बी में आ जाता है सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 12 मार्क्स का है, जो कि 12 मार्क्स का है यार। और इसमें कुछ भी नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में 4 मार्क्स की थ्योरी आती है, 4 मार्क्स की थ्योरी। और वो 4 मार्क्स की थ्योरी कुछ भी नहीं है। ये पूछेगा कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है, कॉल्स इन अरियर कहाँ आता है। अगर आपने कैपिटल में अगर मान लो आप लोगों ने फोर फीचर का अमाउंट लिखना है तो कहाँ लिखोगे, मतलब सिर्फ बेसिक नॉलेज आप लोगों से पूछता है। अगर आपने इसको 2 दिन दे दी ना तो 4 मार्क्स इजीली कवर्ड हो जाएंगे, मतलब क्योंकि थ्योरी है, थोड़ा सा रीड मारना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 दिन मान के चलती हूँ। अगर एक बार देख लिया या फिर वैसे भी समझ लिया तो बिना पढ़े भी आप इसके 4 मार्क्स कवर कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब टूल्स में आता है कंपैरेटिव या कॉमन साइज। ये एक बच्चे को भी मैं कराऊंगी ना 1 घंटे का, अगर एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी कराऊंगी ना 1 घंटे में कवर हो जाएगा। मतलब बहुत इजी है, कैलकुलेशन है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। और ये 1 घंटे का कवर्ड है टॉपिक और 4 मार्क्स का है। तो कितने हो गए, 4 और 4 8 कवर हो गए। रेशियो, बहुत सारे रेशियोज है, बहुत सारे रेशियोज है, उसमें सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक चैप्टर है। गाइस यहाँ पे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मुझे रेशियोज याद नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे रेशियोज है, 4 मेन टॉपिक है, उसके अंदर 4 4 5 5 5 रेशियोज आते हैं। तो गाइस उसको याद करने का तरीका बनाओ, उससे भागो मत, क्योंकि रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो 4 मार्क्स में यहाँ आता है, साथ में प्रोजेक्ट में जो आपका पेपर होगा उसमें भी 8 मार्क्स का रेशियो आता है। दूसरी बात, आप लोग जब बीकॉम करोगे या आगे कोई भी कोर्स कर रहे हो, सीए सीएस जो भी कर रहे हो, उसमें रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको रेशियो से भागना नहीं है, उसके तरीके ढूंढने हैं। अगर 4 मेन रेशियोज है तो चार्ट्स बना के करो ना। अगर एक रेशियो आज लिख लिया, एक रेशियो मेन लिख लिया, लिक्विडिटी रेशियो लिख लिया, लिक्विडिटी के अंदर 3 रेशियो आ रहे हैं तो तीनों के टॉपिक लिख लिए, तीनों के फॉर्मूले लिख लिए, आज याद कर लिया, उसके 5-6 क्वेश्चन कर लिए, हो जाएगा। ऐसे मतलब करने का मतलब है कि एक एक टॉपिक करके अगर आप करोगे तो रेशियो भी हो जाएगा इजीली, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई लेंथी नहीं है। बस इसका तरीका ये है कि आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा और चार्ट्स बना के फॉर्म में याद करने पड़ेंगे। तो रेशियो एनालिसिस ही हो गया, 4 मार्क्स का ही हो गया, हो गए 12 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थ्योरी है, देन कंपैरेटिव कॉमन साइज में से एक आता है 4 मार्क्स का, और रेशियो एनालिसिस 3 है, मतलब वो भी 4 मार्क्स का है। तो 3 टॉपिक हो गए 4 मार्क्स के। अब आता है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का,
और 2 मार्क्स की इसकी थ्योरी आती है। तो 8 मार्क्स का टोटल कैश फ्लो एनालिसिस होता है। यहाँ पे 2 मेथड सिखाए जाते हैं स्कूल्स में या कहीं कोचिंग्स में भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गाइस यहाँ पे जब साफ आप लोगों को बोल रहा है इनडायरेक्ट मेथड सीखना है तो इनडायरेक्ट ही सीखो ना, क्यों डायरेक्ट में इतना दिमाग लगाना है? जब 99% इनडायरेक्ट यूज हो रहा है तो वही सीखोगे। उससे क्या होता है, आप लोग का टाइम सेव होता है, आप लोग की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। आप लोग मेन उस चीज पे फोकस करो जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको जो मेरा एग्जाम का जो पेपर है वो एनालाइज करना अगर सही लगाओ, आप लोग को पता लगाओ कि हाँ हमें भी इस तरीके से तैयारी करनी है, तो करके देखो यार। इसमें आप लोग के आई हो मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर बच्चा सीधे तरीके से पढ़े ना 80 मार्क्स तो उसके कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो थोड़ा और एफर्ट लगाते ना 90 से ऊपर जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोग को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आए और आप इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही तो आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।